जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ भोजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम किताब पर चर्चा करते हैं उनके लेखकों के साथ। ऐसे ही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं एक कार सेवक था, इस किताब के लेखक हैं भंवर वेगवंशी जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस किताब को लिखने के पीछे उनकी क्या प्रेरणा रही, और आरएसएस में जो उनका अनुभव रहा उसके बारे में उन्होंने इस किताब में काफी विस्तार से चर्चा की है। उनसे तो हम समझने की कोशिश करेंगे, और इनसाइट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस किस तरीके से काम करता है, दलितों का क्या प्रतिनिधित्व है वहां पर। और आज की डेट में जो हम 2022 और 21 की अगर हम बात करें, तो उस समय क्योंकि भंवर वेगवंशी जी फील्ड में रहकर भी काम करते हैं, काफी घूमते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, तो आज की डेट में दलितों की स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका बहुजन साहित्य के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू रजत जी। शुक्रिया बहुजन साहित्य का बातचीत करने के लिए। भंवर विक्रमशी सर, मैं आपसे पहला ही मैं प्रश्न पूछूंगा कि ये थोड़ा पर्सनल प्रश्न है। आपकी जो जीवन की शुरुआत है, जो कि आप इस किताब में कई आयाम अपने जीवन के दिखाते हैं। आपका जो पारिवारिक परिवेश है, आप बताते हैं कि वो काफी लिबरल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, जहां पर आपको कास्ट की वजह से, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर भारत के अंदर, जैसे मैं अगर अपने परिवार की बात करूं, तो मुझे कास्ट से परिचय नहीं कराया गया था, और उसकी मुखरता से विरोध करना भी नहीं सिखाया गया था। तो मेरे जीवन में कई सारे ऐसे अनुभव हुए जहां पर मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ जातिवाद हो रहा था। आपकी आप अपनी फैमिली में और बाकी के जो परिवार हैं दलित कम्युनिटी के, उनमें क्या अंतर आपको लगता है? अब देखिए, अगर अंतर की बात करें तो परिवेश में तो कोई अंतर नहीं है। जैसे बाकी परिवार है वैसा ही हमारा भी परिवार है। और हम एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के ही लोग हैं, दलित कम्युनिटी के ही लोग हैं। लेकिन हमने अपने बचपन से, मैंने अपने परिवार में प्रतिरोध की कहानियां सुनी। एक तो होता है कि आप उत्पीड़न की कहानियां सुने। आप ये सुने कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और रोना धोना सा एक मचा रहता है, शिकायत जिंदगी से जो होती है। मैंने अपने माता पिता से, अपने ताऊ से, अपने अंकल लोगों से, बड़े भाइयों से, बुआओं से, बहनों से ये रोने धोने का मामला कभी नहीं सुना। हाँ, उसमें पीड़ा के कहानियां थी, उसके तत्व थे, और किस तरीके से अनटचेबिलिटी है उनके साथ हुई है, वो सब कहानियां तो कहते थे वो। लेकिन वो उसके साथ ये भी कहते थे कि उसका उन्होंने कैसे विरोध किया, कैसे प्रतिरोध किया। तो मैं पीड़ा और प्रतिरोध दोनों की कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। और शायद उसने मुझे एक हिम्मत दी कि हम पीड़ा है ऐसा कह करके रुकेंगे नहीं, बल्कि उन पीड़ा के पार कैसे जा सकते हैं वो हम अपने बूते पर करेंगे। और वो मुझे अपने परिवार की परवरिश में ही वो एक तरीके से मिला। यानी बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं, उनका आपने बहुत बखूबी अपने जीवन में इस्तेमाल किया है। दुख है, ये तो सत्य है, लेकिन दुख है तो उसका कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी। मतलब आप निवारण तक जाने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है या मेरे समाज में प्रॉब्लम है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। क्या यही एक वजह रही कि आपने, जब आरएसएस में आप रहे, और आरएसएस में रहते हुए आपके साथ छुआछूत और जातिवाद दोनों हुआ, तो आपने उसका मुखरता से विरोध किया? क्या यही एक कारण था? मुझे लगता है कि देखिए, मेरे परिवार में आरएसएस की स्वीकार्यता कभी नहीं थी। अच्छा। मैं अकेला आरएसएस में था। हम्म। तो मेरे पिताजी को वो कभी पसंद नहीं आया। मैं पहली बार, मतलब 5-6 महीने तक तो हम खेलने के लिए जाते थे, तो उनको कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं थी, खेलने के लिए बच्चे तो जाते ही हैं। हम्म। लेकिन उनको पहली बार प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब मैं गणवेश पहन करके, आरएसएस का जो ड्रेस होता है, हम्म। हाफ पेंट और शर्ट और टोपी हम्म। लगा करके जब घर से गया, तब उन्हें मैं एहसास हुआ कि मैं केवल खेलने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इस खेल में कुछ और ही खेल चल रहा है। तो वो जैसे उनको समझ में आया, तो पहली बार उन्होंने तब टोका, उनका ये नहीं, ये लोग ठीक लोग नहीं है। तो और चूंकि तब तक मैं 6-7 महीने जा चुका था और मैं कई चीजें ऐसी सुन चुका था, तो मेरे पिताजी जो थे वो कांग्रेस में सक्रिय थे और लीडरशिप में थे। मेरे दादा जो थे, मेरे परदादा जो थे, वो भी
उसी स्ट्रीम में थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि मेरे को वहां जो चीजें सुनने को मिल रही थी वो यही सुनने को मिल रही थी कि संघ जिस हिंदू राष्ट्र की बात करता है या जिस अखंड भारत की बात करता है उसके खिलाफ ये सारे कांग्रेस के जो लोग हैं, इन्होंने देश को बांटा और इन सब चीजें की। तो मेरे को कुछ और ही वहां से मिल रहा था, और जैसे ही घर में जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो मेरे अंदर एक विरोध शुरू हुआ। मुझे लगा कि हाँ ये तो विरोध करेंगे ही, ये तो रोकेंगे ही, ये क्यों जाने देंगे। तो और ये फिर जब तक मैं आरएसएस में सक्रिय रहा तब तक मेरे पिताजी के साथ मेरे जो रिश्ते थे वो काफी आप उसको लव हेट रिलेशन की तरह देख सकते हैं, क्योंकि मैं वहां जो कुछ भी सुनता मैं उन पर देखता कि ये उस पार्टी में सक्रिय हैं, ये उस या क्योंकि मेरे घर में तो कई सारे नेताओं का आना जाना था, पूर्व मुख्यमंत्री और कोई जिला प्रमुख और कोई विधायक, वो उनके आते जाते रहते थे, चुनावों में बहुत सक्रियता रहती थी फादर की। तो और मेरे अंदर एक विद्रोह पनपता रहता था कि अरे यही लोग हैं जिन्होंने देश को बांट दिया है, यही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को माथे पे चढ़ा रखा है। मतलब वो जो चीजें मैं वहाँ जो स्टीरियोटाइप जो मेरा दिमाग में भरा जा रहा था मैं उसको यहाँ पर वो करते रहता। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी ने चाहे वो गांव में जातिवाद हो चाहे सामंतवाद हो, उसके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बचपन से हमको बताते रहते थे, और हमें ये सिखाया उन्होंने कि कभी कोई पीटे तो मार खा के मत आना घर पे। मतलब तुम्हारी जितनी हिम्मत हो, अगर वो तुमको 5 थप्पड़ मार रहे हैं तो पलट करके उनको जरूर जवाब दे करके तुमको आना है। तो वो जो पलट करके जवाब देने का एक जज्बा, एक संस्कार जो मेरे भीतर आया, शायद वही एक कारण था कि आरएसएस में जब मैंने ये महसूस किया कि छुआछूत और जातिवाद का जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैं चुप नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहला विक्टिम हूं वहां, लाखों की तादाद में इस देश में दलित युवा आरएसएस के साथ जुड़ते हैं और उनमें हजारों लोगों का ये अनुभव है जो मेरा अनुभव है, लेकिन वो बोलते नहीं है। उनको लगता है कि इतना बड़ा संगठन है, हम कैसे उसकी मुखालफत करेंगे और हम क्या कर लेंगे, हम क्या बिगाड़ लेंगे उनका, और हो गया होगा, किसी व्यक्ति ने कर दिया, संगठन ने तो थोड़ी किया, ऐसा ऐसा आप लोगों का सोच बन जाता है। लेकिन चूंकि मुझे तो वो सिखाया गया कि आपको कोई भी आपको लगे कि अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को सहना नहीं है, बल्कि उसको पलट करके वार करना है। तो ये जो मिला मुझे एक तरीके से अपने पिता से मिला, अपने परिवार से मिला, वो शायद एक बड़ा कारण रहा है कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस था कि मुझे बुरा लगा तो मैंने उसको कहना शुरू किया, और मैंने चुपचाप सहन नहीं किया कि हाँ आपने कर लिया तो मैं बर्दाश्त करूंगा। हमने कहा ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इस बात को रखेंगे और सबके सामने रखेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि इस किताब में आपने बहुत ही विस्तार से बताया है आपके साथ जो घटना हुई आपके घर में और आरएसएस के लोगों द्वारा जो की गई थी, उस पर क्या आप कुछ और इनसाइट हमारे व्यूअर को, हमारे दर्शकों को बताना देना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या घटना थी वो? मैं तकरीबन 5 साल आरएसएस के साथ सक्रिय था, स्वयंसेवक के रूप में वहां गया और मैं कार्यालय प्रमुख रहा जिले में, जिला कार्यालय प्रमुख। मैंने पहली कार सेवा में हिस्सा लिया और 10 दिन का एक जेल में भी मैं रहा, आगरा की जेल में। ये 1990 की बात थी। और उसके बाद 1991 में ये हुआ कि हमारे अपने शहर भीलवाड़ा में एक मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो, ऐसा एक दिन का बड़ा प्रदर्शन था और एक रैली निकाली जानी थी। और वो रैली ऐसे इलाके से होके गुजर रही थी जहाँ मुस्लिम आबादी है हमारे शहर में, और चूंकि वो समय रैली का और दोपहर में जो नमाज होती उसका समय लगभग समान था, और प्रशासन ने ये कहा कि हमको अपना मार्ग बदल करके जाना चाहिए। और चूंकि उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और हमें लगा कि हमारे अपनी सरकार है, हमारा अपना शहर है, और हमको कोई ये कहे कि हम रास्ता बदल के जाए तो हम क्यों रास्ता बदले, क्या ये पाकिस्तान है क्या यहाँ? मतलब हम अपने ही देश में अपनी मनमर्जी से नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक जद्दोजहद काफी देर तक चली, और उसी दरमियान किसी ने पीछे से पत्थर फेंके, पत्थर फेंकने से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज से काम नहीं चला तो उन्होंने हवाई फायर किए,
फिर फायरिंग की और फायरिंग में 2 लोग मारे गए। और मारे गए लोगों का उस मूवमेंट से, उस दिन से, राम मंदिर से कोई लेन देना नहीं था। वो ऐसे लोग थे जो अपने कामकाज की वजह से, एक तो एक गांव का व्यक्ति था और वो काम के लिहाज से आया हुआ था और वो गोली का शिकार हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो रात में काम करता था और दिन में आकर के वो सोता था। तो जब उसने बाहर हंगामा सुना, जब उसने देखा कि कुछ गोलियां क्या चल रहा है, मतलब बाहर कोई धाए धाए हो रहा, तो बाहर निकल के केवल देखने के लिए निकला और गोली लगी उसको। लेकिन संयोग से वो दोनों हिंदू थे और हिंदू होने की वजह से उनको शहीद का दर्जा दे दिया गया कि वो शहीद हो गए राम मंदिर के लिए। और फिर उनका अस्थि कलश, उनका और जो अयोध्या में पहली कार सेवा में जो लोग सरयू के तट पर जिनका पुलिस गोली के शिकार हो गए थे, उन सबका मिलाकर के अस्थि कलश एक यात्रा निकाली गई और वो अस्थि कलश मेरे गांव में आया। और अस्थि कलश के साथ जो लोग थे उसमें संघ के लोग थे, सेवा भारती के लोग थे, साधु संत थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। और इन सब लोगों के लिए हमारे गांव में स्वागत सत्कार के बाद मेरे घर पे खाना बनाया गया। जब खाना बनाया जा रहा था तो मेरे पिताजी ने, जैसा कि उनकी आदत में था, उन्होंने पहले भी मुझे कई बार चेताया और उस दिन भी कहा कि तुम, ये लोग खाएंगे नहीं, तुम क्यों फालतू में खाना बनवा रहे हो। तो मैंने कहा कि ये सब छुआछूत वगैरह आपकी पार्टी में चलती होगी, संघ में ये नहीं चलता। हमारे यहाँ सब लोग बराबर है एकदम, कोई जाति पाति नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हारा अगर संघ में ये सब मिटा दिया तो बहुत बहुत बढ़िया बात, जाति वाति तो बनाओ खाना, तो हम भी खिलाएंगे उनको। तो ये जब सारा कार्यक्रम हुआ, रात को लगभग 9:30 का टाइम हो रहा होगा और हमने कार्यक्रम के बाद में ये कहा कि खाना तैयार है, खा लीजिए। तो जैसे ही ये कहा, मुझे सेवा भारती के प्रमुख नंदलाल जी एक तरफ ले गए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा, बंधु आप तो जानते हैं हिंदू समाज कितना विषम है अभी, और हम तो खा लेंगे आपके घर, कभी भी खा सकते हैं, आपके साथ एक ही थाली में बैठ के खा सकते हैं, लेकिन ये जो साधु संत है इनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो ऐसा कीजिए कि आप पैक करके दे दीजिए खाना। तो मेरे लिए सुनना बहुत एक शॉकिंग था, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा था कि वो लोग मेरे घर पे नहीं खाना चाहते हैं, और मेरे लिए ये और बुरा था कि वो उस खाने को वहां से पैक करके ले जाना चाहते हैं और किसी और जगह पे बिना उनको ये बताया कि दलित स्वयंसेवक के घर पे खाना बना, वो उनको कहीं और खिलाना चाहते हैं। लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं, जहां मेरे पिताजी ने पहले ही कहा कि वो लोग नहीं खाएंगे, और मैंने बहुत दावे के साथ कहा कि वो खाएंगे ही, आप जानते नहीं, क्योंकि हमारे संघ में ये सब कुछ नहीं चलता है, हमारे यहाँ तो सब जातियां, कोई मामला ही नहीं है, सब हिंदू बराबर है। तो मुझे भी लगा कि अगर ये छोड़ के गए खाना यहाँ, तो मेरी बड़ी किरकिरी होने वाली है। तो मैं इस बात से सहमत हो गया कि खाना उनको पैक करके दे दिया जाए। जब खाना पैक हो रहा था तब भी मेरे पिताजी ने पूछा क्या हुआ, तो मैं अपनी तरफ से ही बहाना लगा दिया कि उनको एक और कार्यक्रम करना है पास के गांव में और रात काफी हो गई, तो वो यहाँ से ले जाएंगे और वहां खा लेंगे। तो उन्होंने मान भी लिया, उनको लगा कि भाई हाँ कार्यक्रम, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको मालूम है कार्यक्रम चलते रहते हैं और सारी चीज। और मैंने भी ये मान लिया कि चलो ठीक है, अपनी इज्जत बची, वो कहा वहां जाके खा तो लेंगे कम से कम। तो हमने खीर पूड़ी उनके लिए बनाया था, और वो एक तब केतली में हमने खीर भरा और पूड़ियां उनको अलग से पैक करके दी और वो लेके चले गए। दूसरे दिन उस यात्रा में एक मेरा क्लास फेलो, और मैं जिस हॉस्टल में रहता था उस हॉस्टल के बिल्कुल पड़ोसी पुरुषोत्तम क्षत्रिय नाम का एक युवा उस यात्रा में साथ चल रहा था। और पुरुषोत्तम जी के साथ हमारी मित्रता एक तरीके से 3 तरफा मित्रता थी। वो कविताएं लिखते थे और मेरा भी लिखने का शौक था, तो हमारी एक तो दोस्ती लेखन की थी, दूसरा मेरा हॉस्टल और उनका घर पास में था तो हम पड़ोसी थे, और तीसरा हम आरएसएस की शाखा में साथ में जाते थे। तो हमारा ये 3 तरह का रिश्ता था। वो दूसरे दिन जब उसकी खीर जिस केतली में भेजी वो लौटाने आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मना किया गया कि मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन आपके यहाँ से जो खाना गया वो खाना खाया नहीं गया था, बल्कि वो रास्ते में फेंक दिया गया। और वहां जाकर के रात में उन्होंने एक ब्राह्मण वैद्य के यहाँ खाना बनवाया और फिर सब लोगों ने रात में देर रात लगभग 12 बजे खाना खाया। तो मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसी सूचना थी जो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल आसमान से नीचे गिर के जमीन पे गिर पड़ा हूँ। और
और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उनको कहा आप, मुझे भरोसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चल के दिखाते हैं आपको। तो हम दोनों दोस्त साइकिल लेकर के उस जगह पे पहुंचे जो जहां उन्होंने खाना फेंका था। चूंकि वहां खाने के कुछ अवशेष ही बचे थे, खाना तो था नहीं। तो मुझे लगा मैं घर जाकर के बैठने के बजाय जहां वो यात्रा पहुंची है उस गांव में जाकर के हमने यात्रा के यात्रियों से ये बात की। तो अव्वल तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ। और बाद में जब मैंने ये कहा कि ये पुरुषोत्तम जी मेरे साथ हैं और ये खुद देखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं, जब उन्हें पता चला कि हाँ ये इनके पास एक भरोसेमंद गवाह है व्यक्ति, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो फेंका नहीं गया था। जो लोग पीछे खाना लेके बैठे थे गाड़ी में, जीप में, गाड़ी जब मोड़ पर मुड़ी स्पीड में तो उनके हाथ से खाना नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया तो फिर तो कैसे खाते उस खाने को। तो वो बिल्कुल बनावटी बात थी, क्योंकि खाना अगर ऐसे गिरेगा तो या तो आपका खीर गिर जाएगा तो पूड़ी बच जाएगा, गिर जाएगा तो खीर बच जाएगा, क्योंकि कुछ तो बचा रहेगा। और कोई बर्तन अगर चलती गाड़ी में से नीचे गिर रहा तो उस पर कोई मोच आ जाएगी, कुछ तो उसका एक आपको एक सबूत होगा। और खाना सड़क पे गिरेगा तो सड़क के बीचों बीच गिरेगा, लेकिन आप खाने को सड़क के बिल्कुल नीचे जाकर के गिरा के फेंक रहे हो तो वो दिखता है कि भाई गाड़ी रोक करके फेंका गया होगा। तो फिर ये जो सवाल था, इस सवाल को मैंने बहुत दिनों तक बहुत जगहों पर पूछा, हर जगह पे जहां जहां भी मैंने इस सवाल को उठाया मुझे ये कहा गया कि बहुत छोटी सी बात है, आप इसको मुद्दा मत बनाइए, आप तो बड़े राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, ये छोटी सी बात को आपने मुद्दा बना दिया। तो मैंने कहा कि मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति आपके लिए प्रचारक बनना चाहता है, फुल टाइम आपका काम करना चाहता है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, जो अयोध्या में जाकर के मरने के लिए तैयार है आपके लिए, उस व्यक्ति का आप खाना भी खाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपका हमारे से क्या क्या ताल्लुक है, और हम वैसा हिंदू राष्ट्र क्यों बनाए हम। तो मेरा एक तरीके से एक वैचारिक मतभेद जो प्रश्न शुरू हुए वो शुरू हुए इस घटना के बाद। प्रश्न तो बीच बीच में चलते रहते थे, कुछ कुछ चीजें तो पहले भी चलती रहती थी, लेकिन वो विद इन उस फ्रेम में थे, आरएसएस के ढांचे के भीतर थे, और कहीं भी उसमें उतना विद्रोह नहीं था। वो जिज्ञासा के प्रश्न ज्यादा थे, ये विद्रोह का प्रश्न था। और इसी के साथ एक विद्रोह जो शुरू हुआ, वो अगले एक 1.5 साल तक तो मैं उनके साथ संपर्क में बना रहा। मैं संघ कार्यालय भी जाता था, उनके प्रचारकों से भी मिलता था, उनके प्रोग्राम में भी जाता था। मैं निरंतर उनसे इस सवाल का जवाब मांग रहा था, लेकिन वो कोई जवाब दे नहीं रहे थे। और अंततः उनको लगने लगा कि वो जो उनकी एक पूरी पद्धति, एक तरीका है कि विक्टिम को ही आप, पीड़ित है उसी को आप अपराधी बना दो। तो वो उन्होंने फिर करना शुरू कर दिया कि जो ये घटना हुई उस घटना से ही उन्होंने नकार दिया पूरा, और कहने लगे कि ये तो कुछ और लोगों के संपर्क में है और बदनाम करना चाहता है संघ को। तो पूरा एक बड़ा संघर्ष चलता रहा, और वो मुझे लगता है कि वो संघर्ष तो तब से अब तक जारी है, चल ही रहा। इस किताब में सर आप एक और जिक्र करते हैं कि आपने ये इच्छा जाहिर की कि आप प्रचारक बनना चाहते हैं, और जिस व्यक्ति से आपने इच्छा जाहिर की वो भी आरएसएस के ही व्यक्ति थे, और उन्होंने कुछ बहाना बना दिया है, कुछ मना कर दिया आपको। तो वो वाक्य क्या है, क्या आपको बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जो खाना वाली घटना हुई इससे काफी पहले, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं फुल टाइम बनूं, फुल टाइमर बनूं और संघ के लिए ही काम करूं। तो मैंने उनको कहा कि संघ के एक प्रचारक जी थे, उनको ही मैंने कहा कि भाई साहब मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए। तो क्योंकि मैं उस समय आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, कविताएं लिखता था, और मैं निरंतर कुछ अखबारों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। तो उनका कहना यह था कि जो कुछ हमारे ऊपर से हमें मिलता है, हमें बिना उसमें अपना कोई दिमाग लगाए ऐसा का ऐसा नीचे देना पड़ता है। तो उनका बहुत साफ था कि आप चूंकि आप अपने दिमागी चीजों को उसमें इस्तेमाल करेंगे और तो वो ठीक नहीं होगा। तो बाद में एक तो ये कारण था, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि आप प्रचारक बनेंगे और जब जाएंगे समाज के भीतर
तो संघ में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन समाज में तो लोग पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है। और जब आपके बारे में लोग जानेंगे और ऐसा व्यवहार हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपके अंदर एक नकारात्मक भावना आ सकती है और वो संघ के कार्य को नुकसान कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि प्रचारक नहीं बल्कि आप विस्तारक, एक छोटे टर्म के लिए 1 या 2 या 3 साल के लिए आप जाते हैं और एक तहसील में जाकर के या एक नगर में जाकर के आप अपना काम करते हैं। तो ये 2 कारण थे, एक तो जाति उसमें एक कारण थी और दूसरा ये है कि आप सोच विचार करते हैं। ये दोनों ही चीजें हैं जिसकी वजह से प्रचारक जो बनना है। आप उनके इस जवाब से कितने कितने संतुष्ट हुए थे जब उन्होंने आपको ये कहा कि समाज में तो आपसे जाति पूछी जाएगी, आरएसएस में भले ही कोई जी, ना पूछे। आज आप इस उनके इस जवाब से कितने संतुष्ट हैं? और मुझे लगता है देखिए उस समय तो मैं संतुष्ट था ही, हम्म, क्योंकि मुझे उन्होंने एक तरीके से संतुष्ट किया ही इस बात को लेके। हाँ, ये प्रचारक और विचारक वाला मामला था, उसको लेकर के जरूर मुझे लगा कि ये क्या बात हुई। हर व्यक्ति तो सोच विचार करता ही है, लेकिन मुझे उस समय लगा कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ तो नहीं पूछा जाएगा शाखा में, लेकिन क्योंकि एक संघ का प्रचारक तो समाज में जाके खाना खाता है जगह जगह पे जाकर के, तो कहीं जाएगा तो उससे पूछा जाएगा। तो उस समय तो मुझे लगा कि हाँ ये सही है। और अभी भी मुझे लगता है कि संघ में भी आजकल तो जाति पूछी जाती है और समाज में भी पूछी जाती है। मेरा ये मानना है कि संघ, समाज, सरकार, यहाँ कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाति नहीं पूछी जाती है। आपको अपरिचित लोग भी सबसे पहले आपका नाम जानने के बाद पूरा पूरा नाम पूछते हैं, पूरा नाम क्या है। जब उनको जाति समझ में नहीं आती है तो और डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं कि क्या मतलब कौन से उसमें है, इसमें आते हैं कि जनरल में आते हैं कि फलाना में आते हैं। तो आजकल तो ये पूछा जाता है कौन ठाकुर हो आप। मेरे साथ कई बार ऐसे वाक्य हुए, ये पूछते हैं कि कौन ठाकुर हो? नहीं, ये भी एक तरीका है ना। हाँ, वो एक तरीका है कि आप आपको फिर बुरा आप भी क्या ना लगे और कहेंगे, आपकी आप जाति का भी पता चल जाए। हाँ, आप या तो कहेंगे कि हाँ हम फला ठाकुर है, और या फिर आप कहेंगे कि हम ठाकुर नहीं है। तो हाँ, जब नहीं है तो कौन है, ये हाँ, फिर आपको बताना होगा। तो ये एक तरीका हो गया कि आपको कम से कम बुरा लगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको ये नहीं समझ में आता है कि जो भी दलित समुदाय के लोग हैं उनको जाति पूछने मात्र से कष्ट होता है। आप आप कौन ठाकुर हो कि कौन ब्राह्मण हो कि कौन जाट हो कि कौन कुर्मी हो, यादव हो, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि आप जब ये पूछते ही हैं कि पूरा नाम क्या है, आप कौन है, तो अरे क्यों, कौन है का क्या मतलब है भाई। अब एक इंसान आपके सामने बैठा है, आपसे बात कर रहा है, आपको जाति क्यों पूछनी है और जाति क्यों जाननी है। लेकिन वो है, समाज में कीड़ा है। सर, मेरा अगला प्रश्न आरएसएस के से संबंधित है। आप काफी लंबे अरसे तक आरएसएस में रहे हैं। आरएसएस का कार्य, काम करने की जो उनकी प्रणाली है, और अगर उसमें जो उनका बहुत ही, आपने इस किताब में बहुत ही डिटेल में समझाया कि किस तरीके से काम किया जाता है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो ब्रेन वॉश को अपने जितने भी उनके शाखा में जो लोग जाते हैं, वो किस तरीके से करता है? कि आप तो खुद उन सारी चीजों को काफी करीब से आपने ऑब्जर्व किया है। देखिए बहुत सिंपल है उनका, कि सबसे पहले तो वो उनका जो काम है वो खेल कूद से शुरू होता है। हम्म, और अगर आप शिक्षा के इतिहास को समझेंगे, शिक्षा के तौर तरीकों को समझेंगे, तो दुनिया भर के शिक्षाविद इस बात पर सहमत हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा खेलों के जरिए सीखते हैं। हम्म, और वो तब सीखते हैं जब वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, उससे पहले घर में जब होते हैं तो वो अपने आप से सीखते हैं। और जब शिक्षा के उसमें होते हैं, वो चाहे प्राइमरी स्कूल में होते हैं या बाद में भी होते हैं, तो वहां वो खेल के जरिए, खेल खेल में जितना सीखते हैं उतना वो क्लासरूम में जो आप केवल थियरी पढ़ाते हैं उसमें नहीं सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मर्म को आरएसएस ने समझा और उसको पकड़ लिया है, और वो खेल के जरिए अपना पूरा खेल खेलते हैं। तो जो लोग आते हैं उनका सबसे ज्यादा उनका जोर इस पर है कि उनको किन चीजों में मजा आता है, किन चीजों में आनंद आता है। तो खेल में मजा आता है, उनको गाना गाने में मजा आता है, नारा लगाने में मजा आता है। और निश्चित रूप से छोटी उम्र के बच्चे उनके टारगेट पे होते हैं। 4 साल से लगा करके और 12-13 साल की उम्र के जो
युवा होते, मतलब किशोर होते हैं, बालक होते हैं, उन पर वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनका ये मानना है कि जो एक उम्र में लोग चले गए हैं, वो अपना एक विचार बना चुके होते हैं, वो पक्का घड़ा बन चुके होते हैं, तो उस पर कुछ आप लगा नहीं सकते हैं। तो ये एकदम जो मिट्टी के लौंदे की तरह है। आप इसको बना सकते हैं, आप जो भी शेप देना चाहें उससे, आप मटका बनाना चाहें या जो भी बनाना चाहें। तो उनका ये जो बालक और किशोर हैं, इन बाल और किशोर स्वयंसेवकों पर खेल के माध्यम से वो सारा प्रयोग शुरू करते हैं। तो आप जाएंगे शाखा में, आप शाखा को भी देखेंगे तो खेल रहे हैं। दो उम्र मिल तो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और उसमें आपकी उम्र के लोग भी होते हैं, आपसे बड़ी उम्र के लोग भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है कि अरे हर उम्र के व्यक्ति आपके साथ खेल रहे हैं। हमें तो इतना अच्छा लगता था कि हमारे जो टीचर थे, उस स्कूल में तो टीचर थे, लेकिन शाखा में तो भाई साहब थे, और वो बिल्कुल हमारे साथ खेलते थे। और फिर वो जी लगा के बात करते थे। अब आपसे बात करेंगे तो रजत जी कहेंगे, और बड़ा रेस्पेक्ट के साथ। तो एक उम्र होती है ना, उस उम्र में आपको कोई जी लगाना बहुत दूर की बात है, कोई रेस्पेक्ट से भी बात नहीं करता है। वैसे समय में आपको इतना अतिरिक्त सम्मान मिलने लग जाए, खेलने कूदने की आजादी मिलने लग जाए, तो वो स्वतः ही उससे जुड़ाव हो जाता है। फिर वहां पर गीत जो गाए जाते हैं, फिर वहां जो 15 मिनट का एक बौद्धिक होता है, जो बौद्धिक पत्रक आता है, उसमें जो कोटेशन होते हैं, सुभाषित जिनको कहते हैं, फिर कुछ मंत्र होते हैं, फिर उसमें एक छोटा कोई एक एक चर्चा का पाठ भी होता है कि हिंदू कौन थे, हमारा देश क्या है, कश्मीर किसका है, अखंड भारत क्या है, भारत माता किसको कहते हैं, वंदे मातरम का परिचय। मतलब ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अरे हम स्कूल में भी भारत माता की जय बोलते हैं, हम कश्मीर वहां भी पढ़ते हैं, हम वंदे मातरम की बात वहां भी करते हैं। मतलब आपको लगता ही नहीं कि आप कहीं और जा रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि आपका स्कूल का ही एक्सटेंशन काउंटर है ये। तो आप 8 पीरियड स्कूल में पढ़ते हैं, और शायद ये 9वां पीरियड 10वां पीरियड है जो आप शाखा में जाकर के कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ वही शिक्षक ही शाखा लगाते हैं। आप पूरी हिंदी पट्टी में देखेंगे तो ज्यादातर जो प्राथमिक शालाओं के, अपर प्राइमरी स्कूल के और जो माध्यमिक शालाओं के जो शिक्षक हैं, वही लोग शाखाएं लगाने का काम करते हैं। और क्योंकि वो इजीली स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं, और चूंकि वो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रार्थना सभा जैसा है, खेलकूद जैसा है, तो आपको बहुत जल्दी ये चीजें घर करने लग जाती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपके दिमाग में सारी बात बैठ गई। वहां सीधे तौर पे कोई नहीं कहेगा कि मुसलमान ये है कि हिंदू से अच्छा कोई भी नहीं, हिंदुओं का खून सबसे है, हम ही के लोग। तो आप में इतना और पवित्र और उच्चता और गर्व भर जाता है कि आपको लगता है दूसरे लोग तो घटिया ही हैं, उनका खून तो मिलावटी है, वर्ण संकर है, बकवास है, और हम जो लोग हैं, हम इस देश के सबसे ज्यादा वफादार लोग हैं, हमने ये देश बनाया है, ये लोग तो आक्रांता है, बाद में आए। मतलब ऐसे करते करते स्थिति ये हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका ब्रेन कब पूरी तरीके से वास हो गया है, और आप एकदम उनका जो फिदायनी दस्ता होता है वैसा आप बिल्कुल बन जाते हैं। आप जब तक वहां से निकलते नहीं है आपको समझ ही नहीं आता है। कुछ लोग जो निकल जाते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ क्या हो गया है। नहीं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे साथ नहीं, क्या कुछ नहीं बताया, लेकिन वो पूरी तरीके से लबालब भर जाते हैं उस आइडियोलॉजी से, जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति नफरत से, एक तरीके से इतना सुगर कोटेड तो आपके अंदर भर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कितनी कड़वी चीज, कितनी घृणित चीज अपने भीतर में बसा दी। तो ये जो उन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया, शाखा के जरिए वो ये सारा करते रहते हैं। अब उसमें बहुत सारी और चीजें जुड़ गई, अब तो इंटरनेट जुड़ गया है, और अब तो उनका जो साहित्य है बड़ी उसमें आ गया है। तो जब साहित्य, टेक्नोलॉजी, सत्ता, और आपका जो पहले से ही जो शाखा का एक जो तरीका है वो चल रहा है, तो तब मुझे लगता है कि वो
आप अब जिस स्थिति में वो पहुंच गए हैं कि वो लगता है कि वो अजय हो गए हैं और बहुत विशाल हो गए हैं, तो उसका कारण ये है कि कई प्रकार की चीजें मिल गई। मैं जब तक सक्रिय था उसमें बहुत सारी चीजें उतनी नहीं थी, न तो इंटरनेट था न ही सत्ता थी छोटी मोटी उनकी, केंद्र में तो तब वो सत्ता में भी नहीं थे, लेकिन आज तो वो सर्वत्र है। और अब और ज्यादा मुझे लगता है कि अब कई कई पीढ़ियों के लोग हो गए हैं उनके पास, जहाँ परदादा भी शाखा में थे, दादा भी शाखा में थे, पिता भी शाखा में है और खुद भी शाखा में है। तो 4 पीढ़ियों से अगर आपको आपका ब्रेन वास ही हो रखा है तो सब कुछ वास है, मतलब अभी ब्रेन तो है ही, आप पूर्णतः उस फैक्ट्री से का प्रोडक्ट है, वो जैसा चाहते हैं वैसा आपको बना देते हैं। आपकी इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि आरएसएस की जो मौजूदगी है वो भारत के लगभग हर तंत्र में है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या निजी संस्थान हो या निजी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हम समझ सकते हैं, वो आरएसएस की मौजूदगी आज डेट में हर जगह है। इसी के बरक्स अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि दलितों के पास या फिर बहुजनों के पास ऐसा कोई भी संगठन हमें देखने को मिलता है जो आरएसएस को सीधे रूप से काउंटर करने की क्षमता रखता हो? देखिए, ये संगठनों को काउंटर करने का मसला नहीं है रजत जी। अच्छा। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो वैसा कोई एक संगठन बना करके उनको काउंटर कर देगा, तो मुझे लगता है कि वो एक बुनियादी भूल की बात होगी। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिसको अपना शत्रु चिन्हित करते हैं, हम उनके ही तौर तरीकों की नकल करने लग जाते हैं और हम वैसे ही हो जाते हैं जैसा कि हमको होना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये पूरी हमारी जो धारा है भारत की, प्राचीन धाराओं को आप देखेंगे तो ये एक तरह की विचारधाराओं का संघर्ष है। ये जो ब्राह्मण धारा और श्रमण की जो धारा है, आप अगर मैथोलॉजी से ही इसको उठाएंगे तो जो समुद्र मंथन है उसमें जो लोग पराजित हैं, जो लोग जिनको बिना पड़ा, जिनको संसाधन सारे जिन्होंने दूसरे पक्ष ने लूट लिए, और जो संसाधन विहीन हो गए, जो पराजित हो गए, उनको फिर दैत्य दानव दस्यु का नाम दिया गया। और बाद में वो आप अगर वैदिक साहित्य में भी देखेंगे तो वहाँ चारवाक जैसे लोग जिनको भौतिकतावादी कहा गया, फिर लोकायत, आजीवक, फिर बुद्धा, महावीर, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, ये जो पूरी धारा है हमारी अपनी जो वैचारिकी की धारा है, वो धारा काउंटर कर सकती है इस पूरे ब्राह्मणवाद की जो ये जो पूरा जो तंत्र है इसको, और पूरी विचारधारा उसको। बाकी आप सोचें कि कोई बहुजनों का एक संगठन बने, वो भी अपनी एक ड्रेस बना ले, वो भी अपना शाखा लगाना शुरू करे या ऐसा करें, तो वो संभव नहीं है। कई सारे लोग हैं जो अपना उसी तरीके से भी करते हैं कोशिश, जैसे उनका हर क्षेत्र में उनकी जो मौजूदगी आरएसएस की आपको दिखती है, वैसी यहाँ भी कई संगठन आपको दिखाई देंगे जो कागजों में तो दिखता है कि उनका हर जगह है, इंजीनियरिंग में भी है, डॉक्टर्स में भी हैं, युवाओं में भी हैं, विद्यार्थियों में भी हैं, महिलाओं में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो है कितने, मतलब वैसा वो है तो कर क्या पा रहे हैं, वो क्या कोई स्लीपर सेल बने हुए अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं, पर आप अंदर भी कुछ कर रहे होते हैं तो कुछ नजर आ जाता है ना आपका। आरएसएस 95 साल में अब पहुंच गया, उससे भी ज्यादा साल का हो गया, तो कई सालों तक तो स्लीपर उसमें था, कई बार उस पर प्रतिबंध लगे, लेकिन वो करते रहा, वो तो सक्रिय रहा अंदर ही अंदर। क्योंकि दरअसल ये विचारधारा की लड़ाई है, ये संगठनों की लड़ाई है ही नहीं। और आप कितने प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आरएसएस अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। और बाकी आप इधर देखेंगे कि प्रगतिशील हो, चाहे सेक्युलर हो, चाहे अम्बेडकराइट, बुद्धिस्ट और कई प्रकार के जो संगठन है, उनमें से किसी पे प्रतिबंध लग जाए तो उसके बाद वो कितना काम कर पाते हैं। प्रतिबंध नहीं लगने के बावजूद भी काम का जो हमारी गति है वो उतनी नहीं है। तो मान लिया प्रतिबंध लग जाए, गिरफ्तारियां हो जाए, केस चलने लगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम संगठनों की अपनी एक ताकत होती है, संस्थानों की अपनी एक जरूरत होती है, लेकिन हम उनका मॉडल अख्तियार करके हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास बड़ा एक कल्चरल हमारा एक विरासत हमारे पास ऑलरेडी है, जो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे कबीर के जो लोग हैं, कबीर पंथी लोग, आप तो इंदौर में रहते हैं, मालवा पूरा आप देखेंगे, मेवाड़ और मालवा में कबीर का बड़ा
जोर है, लोग कभी इनको गाते हैं। और वहां पर वो सीधे चुनौती भी दे रहे होते हैं, उनको मालूम भी नहीं है लेकिन वो चुनौती दे रहे होते हैं, मूर्ति को भी चुनौती दे रहे होते हैं, या वो जो पूरी तौर तरीके हैं उसको भी चुनौती दे रहे होते हैं। या रविदास के जो लोग हैं वो सीधे तौर पे वेद किताब झूठा या बामन झूठा जैसी बात भी कह पाते हैं। तो अगर ये लड़ाई जीतनी है तो हमारी जो वैचारिकी है और हमारा जो हजारों साल का प्रतिरोध का जो इतिहास है, उसके जो भी ढांचे ऑलरेडी समाज में हैं उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वो जो धारा सूख गई है श्रमण की, पूरी संस्कृति की, अगर हमने उसको खाद पानी दे दिया तो मुझे लगता है कि ये कितने संगठन बना लें, कितने ही कुछ कर ले, ये हार जाएंगे। क्योंकि देखिए बराबरी की, न्याय की और प्रेम की जो विचारधारा है अंततः वो जीतनी है। ये जो सारा झूठ पर जो महल खड़ा किया गया, ये ताश के पत्तों की तरह गिर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ईमानदारी से हमारी अपना क्या है उसको तो समझना होगा। तो हम अगर आयातित और उधार चीजों से काम चला रहे हैं और हम किसी और का ये मानते हैं कि वो हमारा अपना है, तो वो नहीं है हमारा अपना। तो इस विशुद्ध रूप से इस वैचारिकी को हमें समझना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो भी संगठन काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, और अगर वो कहीं कमजोर हैं तो उनको अपना करना चाहिए। पर मुझे किसी एक संगठन से, एक व्यक्ति से उम्मीद नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये सामूहिक लड़ाई है, एक सामुदायिक लड़ाई है, और हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से लड़नी पड़ेगी। सर, जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई संगठन क्या हमें आरएसएस के बरक्स खड़ा बहुजनों का कोई संगठन हमें ऐसा दिखाई देता है जो इतना ताकतवर हो, क्योंकि आप देखेंगे कि समाज में अगर कोई विचार भी आपको प्रोपोगेट करना है आज की डेट में, तो उसके लिए भी संगठन की शक्ति हमारे पास होना जरूरी है। शायद इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। क्योंकि आज हम देखें कि बहुत सारे संगठन हैं और वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनका काम दिखाई नहीं दे रहा है, या अभी नहीं दिख रहा, कुछ सालों बाद दिखाई देगा। एक असमंजस की स्थिति में पूरा बहुजन समाज खड़ा है। तो वहां पर क्या सिर्फ ये कह देने भर से कि एक जो एक कहावत है कि बुराई हमेशा हारती है, सच्चाई हमेशा जीतती है, प्रेम हमेशा जीतता है, नफरत हमेशा हारती है, क्या ये कह देने भर से हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अल्टीमेटली जब तक हम अपनी विचारधारा को प्रोपोगेट करने के कोई मैकेनिज्म नहीं बनाते हैं, और ये जैसा कि आपने कहा कि सामुदायिक लड़ाई है तो पूरे समुदाय को साथ आकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ही की बात से मैं ये सब ले रहा हूँ, हम देखते हैं कि पूरा जो समुदाय है वो पूरा छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, सबको अध्यक्ष बनना है, सबको पता नहीं क्या क्या पदवियां लेनी है, सबने अपने संगठन खोल रखे हैं। लेकिन जब हम रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट के नाम पर कुछ भी हमें ऐसा ठोस दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कोई संगठन हमारे पास अभी नहीं है कि जो आरएसएस के जो रिजल्ट्स हैं, नो डाउट की विचारधारा का संघर्ष है वो तो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा से चल रहा है, लेकिन समय के हिसाब से हमें बदलना भी तो पड़ेगा सर। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मेरी आपसे कोई असहमति नहीं है, संगठन होने चाहिए। लेकिन संगठनों के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि सबको संगठनों का अध्यक्ष बनना है, सबको संगठनों पे कब्जा करना है। संगठन बनाते हैं और वो आपसी संघर्ष में उलझ जाते हैं। तो संघर्ष करो का जो नारा था वो ये था कि भाई शिक्षित बन के संगठित होके संघर्ष करना है, तो वो अपने आप से ही संघर्षों में उलझ जाते हैं। और फिर मैंने तो खूब सारे संगठन देखे जहां वो भूल ही गए कि उनका उद्देश्य क्या है। वो शायद खुद ही नहीं पढ़ा होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे, उसके बाद उनका एकमात्र उद्देश्य ये बना रहता है कि कौन उस पर काबिज रहता है। संगठन दरअसल मठ बन गए हैं और मठाधीशी करने की तरीके बन गए हैं, और एक संगठन दूसरे संगठन के साथ आकर के बात नहीं करता। हम सब लोग जो सोकार्ड बड़े सांगठनिक लोग खुद होते हैं
इकट्ठा हुए पिछले साहब के बाद का समय देखिए, कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं सबने अपने अपने तरीके से कही, लेकिन वो सबसे पहले वो खुद ही इकट्ठा हो जाते सारे लोग, तो हम तक भी वो मैसेज आता, लेकिन नहीं हुए ना वो संगठन। आज कितने संगठन चल रहे हैं, गली मोहल्लों में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं हमको, जहां जाइए वहां, लेकिन कर क्या रहे हैं, आपका काम क्या है? तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कर क्या रहे हैं, केवल आयोजन मतलब इवेंट कर रहे हैं। 6 दिसंबर 14 अप्रैल या ज्यादा से ज्यादा और कुछ माँ पुरुषों माँ स्त्रियों के बारे में कोई जानकारी है तो उनके बारे में। तो हमारे जो संगठन हैं, हम एक दूसरे के साथ आना, एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करना, एक दूसरे के विचार को स्वीकार करना हमारे बस का ही मामला नहीं है। सब बाबा साहब की बात कर रहे हैं, सब बाबा साहब का ही विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, सब बहुजन विचार बहुजन महापुरुषों की बात कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? आप हजारों संगठन काहे बनाएंगे? इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां बन गई है, इतने सारे संगठन बन गए हैं, इतना कुछ हो गया कि हम अपने ही उसमें संघर्ष में, परस्पर संघर्ष में उलझे हुए हैं। इसलिए मैं ये बार बार मेरा जोर जो है वो उस पे है कि हमारा पिछला इतना सारा दिनों का जो हम देख रहे हैं, आजादी से पहले से लगा करके आजादी के बाद तक, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर 1921-22 में एक तरीके से जमीन पर उतर के उन्होंने संघर्ष शुरू किया, तो 100 साल का एक नव दलित आंदोलन आज है हमारे सामने। लेकिन उसके बावजूद हमारा अनुभव क्या है? हमारी शक्ति मजबूत हुई या निरंतर क्षीण हुई है? एक जमाना था कि बहुत कम संसाधनों में कुछ ही लोगों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया, देश दुनिया को बदला उन्होंने। आज इतना कुछ होने के बावजूद हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि संगठन सब आपसी संघर्ष के अड्डे बन गए हैं, और वो सारी एनर्जी इसमें जा रही है कि कौन उसके पदाधिकारी बनेंगे, कौन उस पर काबिज रहेंगे। तो ये मेरा अपना अनुभव भी संगठनों को लेकर के ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे ये कहता हूं कि हमारा जोर जो है वैचारिकी में होना चाहिए उससे। और देखिए अभी कोई चीजें चलेगी ऐसा नहीं है, ये बहुत नया तरीका है। इससे पहले भी आखिर तो समाज संगठित रहा, आखिर तो उसने लड़ाई लड़ी, अपनी विचारधारा को जिंदा भी रखा जब कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास जमीन भी है, शिक्षा भी है, संसाधन भी है, बहुत कुछ है, और एक संविधान है जो आपको अधिकार देता है। लेकिन हजारों साल तक तो कोई अधिकार नहीं था। आप बिल्कुल केवल आपका कर्तव्य था कि आपको सेवा करनी है और आपको गांव से बाहर रहना है। कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, शिक्षा भी नहीं मिलेगी, हर चीज से आप वंचित थे। तब भी कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म था ना, कुछ तो ऐसी चीज थी कि आपको हजारों साल तक लड़ाई में टिकाए रखा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए नए संगठन बने, लोग संगठित हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी लेगेसी ऐसी है जहां एक पूरा सिस्टम है समाज के भीतर, उसको पहचानने की जरूरत है और उसको फिर से एक तरीके से उसको रिक्रिएट करने की भी जरूरत है, पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। और वो शायद अभी जो संगठन बने हुए हैं ये भी उसमें सहायक बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी संगठन का हिस्सा नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं कोई बहुत निराशा की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आज हम ये बात कर पा रहे हैं, या आज जगह जगह पर जो छोटे से छोटे गांव में झोपड़ियों पर भी नीला झंडा या पचरंगी झंडा नजर आता है, में धम्म का ध्वज नजर आता है, तमाम महापुरुषों और महानायिकाओं के फोटो और साहित्य गांव गांव में आपको नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं कि हम कोई स्यापा कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। हम अपने आपसी संघर्षों और असहमतियों और लड़ाइयों के बावजूद भी वैचारिक रूप से तो आज हम सबसे बड़ी चुनौती खड़ी किए हुए हैं इस देश में। आज इस पूरी हिंदुत्व की जो बाढ़ आई हुई है, ये जो पूरा सांप्रदायिकता का जो निर्बाध प्रवाह चल रहा है, इसको चुनौती को
जैसा ही वो उनके गोद में जा बैठ गए, आज कोई लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से सीधे धरातल पे पहुंचे कि अगर कोई लड़ाई चल रही है तो वो हमारे लोगों की चल रही है। वो और वो दिखाते हैं, दिखाया है एक दिन में बिना किसी नेतृत्व के भी 2 अप्रैल को खड़े होकर के आप पूरे देश ने दिखाया कि हम कैसे चीजें बदल सकते हैं। तो मेरा इससे कोई असहमति नहीं कि संगठन नहीं होना चाहिए, संगठन हो, लेकिन अब तक के संगठन बनाने के अनुभव जो है, आपका विरोध नहीं, विरोध नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, आपका जो अभी जो आप संगठन का जो मूल जो आज की डेट में जो स्वरूप हमारे सामने दिखाई देता है, जो कि आपसी संघर्ष में ही उलझा पड़ा रहता है, जो उसका जो वैचारिक दुश्मन कहें या वैचारिक प्रतिद्वंदी कहें, उससे लड़ने की बजाय वो आपस में झगड़ता रहता है, आप उससे सहमत नहीं है मेरे ख्याल से, और किसी को भी नहीं होना चाहिए, यही मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से। हाँ, ये मान लीजिए यही है जी। मतलब संगठन की जरूरत है, लेकिन हमें ऐसे संगठन की जरूरत है जो कि वैचारिक रूप से मजबूत हो और लोगों को मजबूत करे, ना कि छिन्न भिन्न करे, ना कि हमारी जो पावर है, हमारे संसाधन है उनको बांटे। इससे ही जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है कि ऐसी क्या वजह है कि आरएसएस जैसा एक बड़ा संगठन, जिसके बैनर तले हमें कई सारे सैकड़ों संगठन, सैकड़ों प्रकाशन हाउस, सैकड़ों दूसरे अलग अलग तरह के सांप्रदायिक संगठन हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं बहुजन समाज में, तो मैं इसको वैचारिक रूप में समझना चाहता हूं कि ऐसी क्या क्या वजह है कि हमारे संगठन एक नहीं हो पाते, लेकिन उनका जो एक बहुत बड़ा संगठन है वो एक है, और वो जिस तरीके से कमांड देता है उस तरीके से नीचे के जितने संगठन है उस तरीके को उसको नीचे धरातल पे किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हो वो उसको करके दिखाते हैं, लेकिन बहुजनों में ऐसा ये जो एकता है वो हमें दिखाई नहीं देती। इसकी मूल वजह क्या है? देखिए, जो लोग शोषित होते हैं या शासित होते हैं, उनके भीतर की टूटन बहुत सारी है, और जो शोषक होते हैं और जो शासक होते हैं, उनके अंदरूनी जो मजबूतियां हैं वो अपने आप में। तो आप अगर देखेंगे कि जो जमातें आरएसएस का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो वहां उस विचार के जरिए भी राज कर रही है, उनको मालूम है कि वो उनके समुदाय के हित में अल्टीमेटली काम हो रहा है, और ये समझ उनकी बहुत तीव्र है, इसलिए वहां संसाधन खूब आ जाते हैं। अब आप एक प्रकाशन हाउस खड़ा करेंगे तो प्रकाशन हाउस केवल विचार से खड़ा नहीं होता है, उसके लिए आपको संसाधन चाहिए होता है। आप अगर मीडिया खड़ा करते हैं तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो जो संसाधन समाज की तरफ से आना चाहिए, वो समाज समझता है कि हमको अल्टीमेटली अगर बहुत सारे लोगों पर राज करना है, तो राज करने के लिए जो संगठन हमारा काम कर सकता है उसको हर दृष्टि से मजबूत करो, उसका हर विंग को मजबूत करो, उसकी बहुत सारे ऑफिसेज होने चाहिए, बहुत सारी स्कूलें होनी चाहिए, बहुत सारे प्रकाशन होने चाहिए, मीडिया होना चाहिए, आईएएस लोगों के लिए, कैरियर के लिए अकेडमीज होनी चाहिए, हर तरह की चीज वो बनाते। तो ये समझ लीजिए कि देखिए, राज करने वाले लोगों को मालूम है कि प्रजा को कैसे संतुष्ट करना है और उसके लिए क्या क्या आपको विभाग चलाने हैं। तो ये शासक समुदाय का एक पूरा मैकेनिज्म है, जिनको शासित करना है, जिन पर राज करना है, तो उनके लिए। और जो विजेता होते हैं उनमें एक अलग तरह का मजबूती आ ही जाता है अपने आप, लेकिन जो पराजित लोग होते हैं वो टूटे हुए होते ही हैं, समुदाय के रूप में भी टूटे हुए होते हैं, और जब टूटे हुए लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो उनमें टूटन की संभावना सबसे पहले होती है, संगठन की संभावना तो बाद में होती है, क्योंकि संगठन तो प्रयास पूर्वक बनाना पड़ रहा है, टूटन तो उनका अपना एक तरीके से एक नेचुरल गुण जैसा हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण शायद है कि हमारे यहाँ जो चीजें बनती है उसको बनने में बहुत देर लगती है। आरएसएस ने जब अपना विद्या भारती बनाया तो सरस्वती शिशु मंदिर से लगा के आदर्श विद्या मंदिरों का एक जाल खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं था कि, देखिए, बाबा साहब ने तो कहा शिक्षित बनो, फुले ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, लेकिन हम उस विरासत को आगे बढ़ा पाए क्या, शिक्षा वाली चीज को?
हम हर मंच पे कह रहे हैं शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनना चाहिए, बाबा साहब ने कहा पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, शिक्षा शेरनी का दूध है, ये सब चीजें हर कोई बोलता है। लेकिन क्या कोई एक संगठन है हमारे पास जो देशव्यापी रूप से केवल शिक्षा पे जोक दिया हो उन्होंने, और हर ब्लॉक पे उन्होंने अपना स्कूल खोल दिया हो? नहीं कर पाए हम। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि देखिए वो विचार है, कई लोग चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, कुछ लोगों ने प्रयोग भी किया है, कुछ अच्छा काम भी इस देश में चल रहा है, लेकिन अंततः ये सब करने के लिए जो आपको आवश्यक रिसोर्स की जरूरत है, आपको जमीन चाहिए, भवन चाहिए, लोग चाहिए समर्पित, वो लोग नहीं मिल पाते हैं, वो संसाधन हमको नहीं मिल पाते हैं। तो वो एक बड़ा कारण शायद ये भी एक कारण है। और अभी भी हम ऐसे समर्पित लोगों की जमात खड़ी नहीं कर पाए जो अपने आप को झोंक दे, क्योंकि हर एक को नेता बनने का जो मामला है वो शायद आरएसएस में आपको कम दिखेगा। बहुत सारे लोग जीवन भर कहीं कुछ नजर ही नहीं आते हैं, जीवन लगा देते हैं, खत्म हो जाते हैं अपना साइकिल पे रोटी बांध करके। उनको जो काम सौंप दिया कि तुलसी का पत्ता बांटना है, राम राम कहना है, तो तुलसी का पत्ता बांटते बांटते अपना पूरा जीवन उनका लग चुका होता है। यहाँ आप आज किसी को एक जिम्मेदारी दीजिए, कल उसको पदाधिकारी बनना है, परसों उसको अध्यक्ष बनना है, परले रोज उसको एमएलए और एमएलसी बनना है, फिर वो कुछ मंत्री बनना है, तो हमारी तो दौड़ ही कुछ और है। तो समाज के लिए जिस तरह के निस्वार्थ रूप में मिशनरी लोग चाहिए, जो कि रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहते तो आज, पर हमारे यहाँ जरूरत बहुत लोगों की है, क्योंकि बहुजन, यह तो बहुसंख्या का समाज है एक तरीके से, असलियत में तो बहुसंख्यक लोग हैं हम, तो करोड़ों करोड़ लोगों को, लाखों लोगों की जरूरत थी, हमारे पास सैकड़ों लोग भी नहीं। तो ये दिक्कत है। और उनके पास इतनी अल्पसंख्या वाले समुदाय में इतने सारे लोग हैं जो जीवन व्रती होकर के निकलते हैं, जीवन लगा देते हैं। तो हमें ये संकट न केवल फाइनेंशियल रिसोर्स का संकट झेलना पड़ रहा है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स का भी जो संकट है उसको भी शायद हमारे संगठन और हमारे लोग और हमारा समाज उस चुनौती को भी जिएगा। अगर मैं आपकी जो आपने जो बातें कही है, अगर मैं उसको पूरा एक सिंपल वे में अगर मैं कहूँ अपने व्यूअर को, दर्शकों को समझाने के लिए, आप मुझे बता दिया कि मैं सही समझ पाया नहीं। हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर खुद के व्यक्ति जो खुद का जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा हावी रहते हैं कंपैरेटिवली समाज के इंटरेस्ट को हमारे जो लोग हैं वो कम तवज्जो देते हैं। लेकिन जब हम वही आरएसएस या किसी ब्राह्मणवादी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले संगठन को अगर हम देखें तो वहां पर वो समाज को पहले रखते हैं, खुद को बाद में रखते हैं। मैं सही समझ पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अनुभव में तो यही देखने में आ रहा है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे इतना इन डेप्थ में हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि इस किताब को बतौर एक किताब इसको प्रकाशित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और क्यों लगा कि आपको इसको आपके जो अनुभव है आरएसएस के उनको एक किताब के रूप में हमें प्रकाशित करके जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए मैं तो मूलतः लिखने पढ़ने वाला इंसान हूँ और मैं लिखते रहा हूँ, तो पर मुझे लगा कि क्योंकि ये कहानी में मौखिक रूप से तो अक्सर सुनाते रहा बहुत समय तक, फिर मुझे लगा कि आप कब तक हर एक जगह पे जाके तो इस बात को नहीं कह पाएंगे, तो क्यों नहीं इस पूरी चीज को एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा जो आरएसएस के साथ मेरा अनुभव है उसको मैं लिखूं। तो बेसिकली ये फेसबुक पर लिखी गई है किताब। अच्छा। 2014 में, तो वो पूरा मैंने 54 एपिसोड लिखे निरंतर हर दिन। तो मूलतः ये वो जो फेसबुक पोस्ट है वही किताब के रूप में फिर बाद में ये आई है। तो 2014 में ये लिखा गया, उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत कई मैगजीन्स ने उसको धारावाहिक रूप में छाप दिया, कई और लोग, और फिर कुछ हिंदी के प्रकाशकों ने मुझे कहा कि आप ये पांडुलिपि हमें भेजिए तो हम छापेंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि 2014 में ही केंद्र में सरकार आ गई नरेंद्र मोदी जी की, और जो प्रकाशक बहुत इंटरेस्टेड थे कि हम छापना चाहते हैं, वो फिर बिल्कुल उन्होंने इसको ड्यू कोर्स में डाल दिया इस पांडुलिपि को। और आपको आश्चर्य होगा कि ये 2019 तक, यानी 2014 से 19 तक का जो पूरा
एक टाइम बीता, उस दरमियान ये पांडुलिपि एक प्रकाशक से दूसरे प्रकाशक के बीच में घूमती रही। मतलब इतनी हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था कि इस किताब को प्रकाशित। हाँ, उनको लगा कि देखिए हमको तो अपना प्रकाशन का बिजनेस चलाना है, हम आपकी किताब के लिए क्यों केंद्र सरकार से पंगा लेंगे। तो वो सही भी बात है, अंत में देखिए सबको अपना बिजनेस करना होता है। और वो कोई धर्मार्थ ट्रस्ट तो चला नहीं रहे हैं, वो तो एक बिजनेस हाउस चला रहे हैं, तो उनको अपने बिजनेस इंटरेस्ट देखने चाहिए। मैं इसको लेकर के किसी को आरोपित भी नहीं करता, मेरा ये मानना है कि कोई दिक्कत नहीं है, उनके अपने जो भी लिमिटेशंस रहे होंगे, लेकिन वो घूमती रही किताब। और अंत में ये नवारुण प्रकाशन जो गाजियाबाद में है, उन्होंने मुझे एक सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस का एक कार्यक्रम था उदयपुर में, और वहां उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया कि अगर आप वो पांडुलिपि हमें देंगे तो हम छापना चाहेंगे। मुझे लगा कि इतने को तो दी है, एक को और दे देते हैं, और मुझे उम्मीद थी कि वो भी नहीं छापेंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने उस किताब को, मगर फिर तमिल अनुवाद और भी मराठी में प्रकाशित हुई है। पंजाबी, बंगला और मलयालम और कन्नड़ में अनुवाद हो चुके हैं, वो जल्दी आने वाले हैं। हिंदी की किताब का चौथा संस्करण अभी रिसेंट अभी पब्लिश हुआ। तो मुझे लगता है कि किताब ने अपनी एक अच्छी यात्रा की, और मुझे ये महसूस हुआ कि हमें अपनी बात रिटन फॉर्मेट पे भी लोगों के बीच में ले जानी चाहिए, क्योंकि हम उस धारा से आते हैं जहाँ ज्यादातर कंठस्थ रहने की एक परंपरा रही है, क्योंकि पढ़ने लिखने का जब आपको अधिकार नहीं था तो आपका मुद्रित अक्षरों से आपका कोई मेल मिलाप ही नहीं था। तो ज्यादातर हमारी चीजें जो आई वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंठस्थ करके आई। और आप अगर देखेंगे तो जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें शब्द प्रमाण माना जाता है, शास्त्र प्रमाण माना जाता है, लेकिन श्रवण की पूरी धारा में कंठी प्रमाण माना जाता है, मतलब कंठ, आपके कंठ में जो है। तो वो जो चीजें रही, लेकिन आज दौर बदल गया है। आज आपको लिखने पढ़ने की सबकी आजादी है, तो हमें जो लिखित साहित्य का जो पूरा जो जगह है उसमें घुसने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि दलित साहित्य ने ये बड़ा काम किया है, खासतौर पे महाराष्ट्र से जो शुरू हुआ, उन्होंने एक पूरी धारा खड़ी की और खूब सारा प्रतिरोध का साहित्य लिखा गया, छापा गया और आ रहा है। तो मुझे एक तरीके से ये जो प्रेरणा हुई, वो प्रेरणा एक तो उससे भी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत चीजें लिखी, इतनी व्यस्त जिंदगी में, अपनी एक सार्वजनिक जिंदगी, इतना सब कुछ करते हुए उन्होंने समय निकाला और हमारे लिए इतना कुछ वो लिख के छोड़ के गए कि उसकी वजह से आज हमको कहीं डामाडोल होने की जरूरत नहीं होती। जब भी वैचारिक रूप से कहीं विचलन होता है तो हमको सीधा तुरंत हम पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। तो वो एक नजीर हमारे सामने है। और दूसरा, चूंकि मेरा अपना पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, मैं किताबें पढ़ते रहता हूँ, हर प्रकार की किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि मुद्रित अक्षरों की अपनी एक साख होती है, और उस साख का इस्तेमाल हमें अपनी वैचारिकी को, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसी किताब के संदर्भ में एक प्रश्न सर, इस किताब का शायद इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया गया है और उसका नाम व्हाई आई एम नॉट हिंदू ये है शायद, अगर मैं सही नहीं, आई कुड नॉट अच्छा ओके, आई कुड नॉट बी हिंदू। तो दोनों की जो विषय वस्तु है वो दोनों की एक ही है या कुछ अंतर है? नहीं, केवल टाइटल में फर्क है। वो चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी की जो किताब है उसका ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस है। वहां उनको ये नहीं समझ में आता है कि कार सेवक क्या, कार सेवक वाला जो एक टर्म है वो तो भारत के लोग समझ सकते हैं कि भाई कार सेवक क्या होता है। अब आप बाहर जो है उसको कैसे समझाएंगे, और उसका अगर अंग्रेजी अनुवाद भी करेंगे तो वो लोग सोचेंगे भाई आप क्या है कार सेवक, आप कार के ड्राइवर हैं कि कार सर्विस सेंटर चलाते हैं क्या है। तो और चूंकि पूरी किताब जो है वो आपको एक महसूस कराती है कि एक व्यक्ति जो कि एक अच्छा हिंदू बनने की कोशिश में या कट्टर हिंदू बनने की कोशिश में लगा रहा और वो क्यों नहीं बन सका। तो वो जो ध्वनि है इस किताब की, वो फिर हमने प्रकाशक, अनुवादक और मैंने बैठ करके मेरी सहमति से ये तय हुआ कि इसका जो नाम है वो
बदलना चाहिए। तो अब तमिल नाम भी वैसा ही है और मराठी नाम भी मी हिंदू सकतनाय ऐसे करके हैं। लेकिन चूंकि हिंदी का मूल नाम जो है वो कार सेवा से कहानी शुरू होती है, इसलिए वो कार सेवक के रूप में ही। दोनों का कंटेंट एक ही है, बस नाम हाँ, टाइटल। कंटेंट एक ही है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अच्छी चर्चा रही सर। मेरा इस पूरी चर्चा का बाकी प्रश्न है आपसे। आप इतना फील्ड में आप रहते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारी जगहों पर जाते हैं। आज की डेट में दलित समुदाय या फिर हम बहुजन समुदाय की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज जिस स्थिति में है उससे हम बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, या हमने हमारे पुरखों ने जितना कमाया था हम वो भी खो चुके हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा रजत जी कि हम खो चुके हैं। हाँ, चुनौतियां इस समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमें सत्ता की, राज्य की चुनौती है, एक एक समाज की चुनौती जो थी वर्णाश्रम धर्म की, जाति छुआछूत की, वो तो है ही। अभी उसका भी एक तरीके से निराकरण नहीं हो पाया। लेकिन आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो मन से उस संविधान के खिलाफ है, संविधान प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ है। तो इसलिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप अगर देखेंगे तो आजादी के बाद में हमारा एक मिडिल क्लास पैदा हुआ सरकारी नौकरियों की वजह से, गवर्नमेंट जॉब की वजह से। लेकिन आज जो जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रहे हैं और गवर्नमेंट की जो उपक्रम है वो भी खत्म हो रहे हैं, आप तेजी से सब कुछ बेच दे रहे हैं। तो वहां पर जब निजीकरण होगा तो निजीकरण में आपका रिजर्वेशन नहीं होगा तो आपका समाज जो खड़ा हुआ जिस चीज की वजह से हमारी पूरी राजनीतिक धारा बढ़ी, आप अगर वामसेप की बात करें चाहे बसपा की बात करें, ये सब हमारा जो शिक्षित पढ़ा लिखा नौकरी पेशा वर्ग था उसने जो संसाधन दिए उससे खड़ा हुआ। क्योंकि कोई इसके लिए तो किसी डाटा बिरला डाल में अदानी अंबानी ने तो पैसा नहीं दिया, समाज ने पैसा दिया। और वो समाज में पैसा आया कहाँ से? वो पैसा आया नौकरी पैसा और इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि हमारे पास तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि समाज में चेतना आ रही है, हमारा युवा एक तरीके से खड़ा हो रहा है, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट और डिग्निटी आ रहा है, वो जानता भी है वो सारी चीजों को, उसे संविधान के अधिकार भी मालूम है, उसे जहां अधिकार नहीं है वो चुभता है और उसको परिस्थिति को बदलने की भी कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा कमजोरी ये हो रहा है कि हमारा जो आर्थिक पक्ष होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। हमारा बेरोजगारी बड़ा इश्यू है हमारे समाज का, शायद हम उसको भी देख नहीं पा रहे। तो चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1950 में जो कहा कि हम राजनीतिक रूप से तो बराबर हो रहे हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से ये गैर बराबरी रहेगी, तो ये संविधान उस रूप में बचा भी रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हमारे सारे आंदोलनों ने और सारे प्रयासों ने सामाजिक गैर बराबरी की इश्यू को तो फोकस किया कि हम बराबरी की बात करते रहे, हम सार्वजनिक स्थलों पे भी जाएंगे और ये सब करेंगे, घोड़ी पे बैठेंगे, फलानी का सब करेंगे, लेकिन हमने आर्थिक प्रश्न को बिल्कुल एक तरीके से उपेक्षित कर दिया। और आज वो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। मैं गाँव में देखता हूँ, क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूँ, तो मैं जो हमारा जो ग्रामीण दलित समाज है उसको मैं देखता हूँ कि पूरी तरीके से कर्जे में वो डूब चुका है। हम शहर में जिन लोगों को देख रहे हैं वहां नई पीढ़ी के लिए जॉब नहीं है। पुरानी पीढ़ी तो वहां मकान बना लिया क्योंकि उनके अपने जॉब थे, पर उसमें रिटायर्ड हो गए। अब पिता रिटायर्ड हो गए, दो बेटे बेटियां हैं और उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। अच्छा, उन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया होगा, कहीं और कुछ कर लिया, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये जो आर्थिक गैर बराबरी का प्रश्न है और संसाधन विहीनता जिस तरीके से आ रही है और संसाधनों का जिस तरीके से गैर बराबर वितरण इस देश में इस समय है, गांव में देखेंगे तो भूमि का इशू अभी तक नहीं सुलझा है। शहर में आप देखेंगे तो कितनी बड़ी चीजें जहां पैसा आपको मिल सकता है उसमें कहाँ हमारी भागीदारी है। मुझे तो बहुत बहुत कम लोग नजर आते हैं। मार्केट में, मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका अगर 2 किलोमीटर का पूरा मार्केट है जिला हेडक्वार्टर पे, तो इधर से उधर निकल जाइए, हमारी 5 दुकान नहीं है, हम केवल उपभोक्ता हैं।
जबकि हम बहुत सारी चीजें हम प्रोडक्शन में हम ही लोग हैं, हम्म, फैक्ट्री में कपड़ा हम बना रहे हैं, जूता हम बना रहे हैं, सब तमाम चीजें हम बना रहे हैं, लेकिन हम बना रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। बीच में जो ये ट्रेडिंग का जो पूरा मामला है, यहाँ इस चेन में हम नहीं है, और यहाँ नहीं होने की वजह से हम एक तरीके से हम लूट रहे हैं। हम सुबह जो कमाते हैं शाम को हम ही उनको वापस सौंप के आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि निराश होने की बात नहीं है, वैचारिक रूप से हम बहुत मजबूत हुए हैं, हमारा आंदोलन घर घर पहुंचा है, छोटी छोटी गांवों में। मुझे आज बाबा साहब का एक एक 5 परिवार 2 परिवार का भी किसी जगह पे गांव में घर है हमारा दलित समाज का, वहां पर बाबा साहब दिखते ही दिखते हैं आपको, बुद्धा दिखते हैं। वो भले औपचारिक रूप से वो बुद्धिस्ट नहीं होंगे, तब भी जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए आपको लोग मिलते हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वैचारिकी को अगर मजबूती देनी है तो हमें संगठन नहीं, संस्थान बनाने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि संगठित तो हम हो जाएंगे, लेकिन हमें संस्थानीकरण करने की जरूरत है। जब तक हम चीजों को संस्थान बना करके नहीं खड़ा करेंगे तो हमारी विचारधारा एक दिन केवल कागजों में रह जाएगी। तो क्योंकि अगर विचार को स्थायी बनाना है तो आपको उस विचार को ले जाने के लिए, पूरा उस विचार को बनाए रखने के लिए आपको पूरा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। उसमें संगठन भी एक चीज है, लेकिन बड़े संस्थानों की जो जरूरत है, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की, मेडिकल कॉलेजों की, बाजार के संगठनों की, धार्मिक जो हमारी संगठनों की, कल्चरल संगठनों की, हमें बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। हम उन सारे मोर्चों को शायद अभी देख नहीं पा रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि मीडिया को केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा, आपको या तो उसमें घुसना पड़ेगा या फिर अपना अल्टरनेट मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, और जो लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो हमें कई मोर्चों पर एक साथ खड़े होने की जरूरत है और रिसोर्सफुल समाज बनाने की जरूरत है, जिसको आर्थिक कारणों से किसी पर घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़े, किसी पर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो शायद मुझे लगता है कि जो हमारी वैचारिक मजबूती है वो बनी रहेगी, और हम बराबर मतलब हम ये जो क्या आवाज बंद हो गई? सर हाँ, आवाज बंद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मुझे अच्छा लगा। काफी इंसाइट हमने चर्चा की, इंसाइट मतलब काफी विस्तार में हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप समय निकालें और रजत अपना। जी, और बहुजन साहित्य का बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ, आपका बहुत अच्छा मिशन है, ये आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। जय। जय, थैंक यू। अभी हमारे साथ मौजूद थे भंवर वेगवंशी जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है मैं का सेवक था, और इसका हिंदी टाइटल अलग है। दोनों की लिंक मैं खरीदने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।